हेलो क्लास एट्थ। आज मैं आपको हिस्ट्री लेसन नंबर 3 का थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में समझेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत और लैप्स का मतलब होता है भूल, त्रुटि, पतन। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है वो है विलय का सिद्धांत। विलय कर लेना मतलब मिला लेना। विलय का मतलब होता है मिला लेना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब हुआ कि विलय का सिद्धांत। किसका विलय? राज्यों का विलय। किसमें? अपने राज्य में। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो किया जाता था, तो उसे जो है ये सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी 1848 में यानी कि 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनता है और 1856 तक यानी 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है। यानी 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी के बीच लॉर्ड डलहौजी ने भारत में एक नई नीति निकाली। वह नीति था एनेक्सेशन का। एनेक्सेशन का मतलब होता है राज्य हरण। वह नीति थी राज्य हरण की नीति थी और उस राज्य हरण की नीति को जिसको इसने इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डलहौजी ने, उसे ही कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यह जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत था, यह जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या था कि यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो रियासत होती थी वो अंग्रेजों के द्वारा हड़प करके अपने राज्य में मिला ली जाती थी। इसके अलावा यदि कोई राजा, यदि कोई शासक जिसकी संतान नहीं होती थी और वह किसी संतान को गोद ले लेता था, तो ऐसी स्थिति में उस गोद लिए हुए संतान को अवैध संतान माना जाता था और उससे उत्तराधिकारी अंग्रेज जो है वो नहीं मानते थे कि यह राजा का उत्तराधिकारी है। ठीक है, ऐसी स्थिति में भी यानी कि अगर कोई राजा किसी बच्चे को, किसी लड़के को गोद ले लेता था तो उसे उसका उत्तराधिकारी जो है नहीं माना जाता था इस सिद्धांत के आधार पे, और इसके बाद भी उस राज्य का विलय अपने राज्य में अंग्रेज कर लेते थे। इसके अलावा कुशासन के आधार पर यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ही अंतर्गत यह भी एक नियम था कि यदि कोई राजा अपने राज्य में सही ढंग से शासन नहीं दे पाता है तो उसे उसका कुशासन समझा जाएगा और कुशासन समझ करके उसे क्या कर लिया जाएगा? लैप्स कर लिया जाएगा, उसका विलय कर लिया जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के अंदर। इस तरह से इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत के आधार पे बहुत सारी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, उसका विलय कर लिया। जैसे कि सतारा थी, जिसको कि 1848 में यानी कि 1848 ईस्वी में इसका विलय कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। संबलपुर था, इसको भी जो है कि 1850 में इसका भी जो है कि लैप्स कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उदयपुर 1852 में इसका भी जो है कि अंग्रेजों के द्वारा विलय कर लिया गया था अपने साम्राज्य में। इसके अतिरिक्त नागपुर, जिसको कि 1853 में अंग्रेजों के द्वारा इसको भी जो है कि विलय कर लिया गया था अपने साम्राज्य में। इसके अलावा झांसी, जिसको कि 1854 में इसका भी लैप्स कर लिया था अंग्रेजों ने। और अंततः 1856 में यानी 1856 ईस्वी में हुआ क्या कि अंग्रेजों ने अवध को भी क्या कर लिया? लैप्स कर लिया, यानी कि अवध का भी विलय कर लिया अपने साम्राज्य में। और अवध को लैप्स करने के बाद अंग्रेजों ने तर्क दिया अवध के बारे में, कहा कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ के जो है कि प्रजा है, वह अपने नवाब के कुशासन से क्या है? परेशान है। और हम जो है अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए हमने ऐसा किया है।
ठीक है। तो अवध जो था उसको कुशासन के आधार पे जो है अंग्रेजों ने इसको क्या किया था, लैप्स किया था। भारतीयों ने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी उसका विरोध किया, यह कहते हुए कि ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल क्या है, इलीगल है, अवैध है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब हम आगे पढ़ते हैं द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल रूल एंड सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश सेना थी उसका विस्तार और नागरिक प्रशासन का विस्तार, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी अब स्थिति ये आ चुकी थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह समझने लगी थी कि भारत के अंदर उसका जो प्रशासनिक संगठन है और जो उसका साम्राज्य है उसका विस्तार जरूरी हो गया है। यानी प्रशासनिक संगठन और उसके साम्राज्य का विस्तार जो है भारत के अंदर जरूरी हो गया है, ऐसा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब समझने लगा था। अब वह समय आ गया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो है कर्नाटक, बॉम्बे, बंगाल और अवध जो है आ चुके थे और उसके कंट्रोल में थे। ब्रिटिश क्षेत्र जो होते थे वह मोटे तौर पर कई जो है कि प्रशासनिक इकाइयों में बटे होते थे जिन्हें कि प्रेसिडेंसी कहा जाता था। यानी एक प्रेसिडेंसी के अधीन छोटे छोटे बहुत सारे क्षेत्र होते थे और छोटे छोटे बहुत सारे क्षेत्रों को मिला करके एक प्रेसिडेंसी जो है बनता था। तो उस प्रेसिडेंसी का मालिक जो है वो गवर्नर होता था, उसको गवर्नर कहते थे। और जो प्रेसिडेंसीज होते थे उनका जो हेड क्वार्टर हुआ करता था उन दिनों, वह जो है मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता हुआ करता था, जिसे उस समय हम कलकत्ता के नाम से जानते थे। और हमने बताया कि हर प्रेसिडेंसी जो होता था उसका जो देख रेख करने वाला मालिक होता था वो किसके अंडर में रहता था, मतलब वो गवर्नर रहता था। गवर्नर के अधीन जो है वो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। उस प्रेसिडेंसी की देखभाल जो है गवर्नर के हाथ में हुआ करती थी। और फिर सभी जो प्रेसिडेंसियाँ होती थी सभी प्रेसिडेंसीज को मिला करके, ठीक है, जो मालिक होता था सभी प्रेसिडेंसीज का जो मालिक होता था वो होता था गवर्नर जनरल। ये सबसे ऊपर जो है कि होता था और यही जो है सारे प्रेसिडेंसीज को क्या करता था, देख रेख करने का काम करता था। यानी कि सबका मालिक कौन होता था, जो है गवर्नर जनरल होता था। हालांकि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वह भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी को समझ चुकी थी। वह पार्लियामेंट समझ चुकी थी कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह कुछ न कुछ जो है गलत कर रही है। इसके जो एक्टिविटीज़ पे उसको क्या हो चुका था, जो पार्लियामेंट थी ब्रिटेन की वो उसको शक हो चुका था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन की वो शक के निगाह से देखती थी, शक की दृष्टि से देखती थी। भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट थे वह करप्ट हो चुके थे। वह क्या हो चुके थे, करप्ट हो चुके थे। और कंपनी के इंटरेस्ट को, यानी कि कंपनी के हित को ध्यान रखने के बजाय वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी होते थे अपनी प्राइवेट यानी कि व्यक्तिगत इनकम बनाने में लगे हुए थे। यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो है कि धन कमाने में लगे हुए थे और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था कि कंपनी के इंटरेस्ट को, कंपनी के हित को ध्यान देना बंद कर दिया था। इसके बाद हुआ क्या कि इस गड़बड़ी के जांच के लिए जो ये भारत के अंदर गड़बड़ी चल रही थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो व्यक्तिगत जो है लाभ कमा रहे थे, व्यक्तिगत पूंजी बना रहे थे, तो इसकी जांच जब पता चली ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये गड़बड़ी के बारे में, तो इसकी जांच के लिए उसने किया क्या कि टीमें बनाई और 1773 में यानी कि 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजमेंट को और बेटर किया जा सके और जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसको बंद किया जा सके। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया क्या गया कि हर ज़िले में, यानी कि भारत के हर ज़िले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अधिकारी नियुक्त किया। इस अधिकारी को गवर्नर जनरल कहा जाता था और इस गवर्नर जनरल पे कंट्रोल किसका होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होता था। इसके अतिरिक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो है 4 व्यक्तियों की एक परिषद बनाई, एक काउंसिल बनाई, जिसका काम होता था कि जो गवर्नर जनरल होता था उसको एडवाइस देना और उसको जो है कंट्रोल में रखना।
ताकि वह कोई मनमाना काम न करने लगे। इसके अतिरिक्त कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस सुप्रीम कोर्ट में ब्रिटेन से एक जज भेजे गए, यानी कि वो ब्रिटिश जज थे जो कि इस सुप्रीम कोर्ट में क्या होंगे, अपॉइंट होंगे। इस तरह से उनका जो है एक ब्रिटिश जज का अपॉइंटमेंट जो है उस सुप्रीम कोर्ट में किया गया। और यह भी नियम पास किया गया कि जो बंगाल और मद्रास के गवर्नर हैं, जो बंगाल और मद्रास के गवर्नर हैं, वह बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनकी ये क्या करेंगे, मदद करेंगे, उनके सहायक के रूप में ये काम करेंगे। इस तरह से 1773 में यानी कि 1773 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में अपनी राजधानी बनाई और जो गवर्नर था बंगाल का वो वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। ये जो है वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर 1773 में बने और ये जो है 1785 तक यहाँ के गवर्नर रहे। और ये जो गवर्नर होते थे वह डायरेक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी होते थे, यानी कि जो भी ये जो है पूरी तरह से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए क्या करते थे, काम करते थे। इस प्रकार भारत के अंदर जो प्रशासकीय संगठन बनाया गया था उसका जो मेन काम था वो यह था कि ये जो है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, ये जो है भारत के अंदर ब्रिटिश रूल का सख्ती से जो है क्या करेंगे, दावा करेंगे और भारत के अंदर जो प्राकृतिक और मटेरियल संसाधन मौजूद हैं उसका इस्तेमाल पूर्ण रूप से यह ब्रिटेन के हित के लिए करेंगे। यानी कि ये तीनों ही चीज़ें भारत में अच्छी तरह से चलें, इसमें कोई बाधा ना आए। कौन कौन सी तीन चीज़ें, कि भारत के अंदर लॉ और ऑर्डर मेंटेन रहे, भारत के अंदर जो ब्रिटिश रूल का दावा है वह शक्तिपूर्वक जो है कि रखा जाए और भारत के जो संसाधन है मटेरियल और नेचुरल संसाधन इसका पूर्ण रूप से ब्रिटेन के हित के लिए दोहन किया जाए। इसमें इन तीनों ही चीज़ों में किसी तरह का बाधा ना आए, इसके लिए क्या किया गया कि कुछ नियम बनाए गए। मतलब नियम क्या बनाए गए, ये कह सकते हैं कि 3 संगठन बनाए गए। इन 3 संगठन को हम क्या कहते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये 3 मेन पिलर है। इस जो है किसी भी तरह की बाधा ना आए इन कार्यों में, उसको रोकने के लिए क्या किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कंपनी ने सिविल सर्विसेज की स्थापना की, आर्मी को अपने मजबूत किया और जो है पुलिस को अपने मजबूत करके रखा, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई बाधा आए तो ये लोग जो हैं कि उसको रोकने में मददगार हो पूर्ण रूप से। अब ये जो 3 पिलर हमने बताए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, पहला जो है सिविल सर्विसेज है, दूसरा आर्मी है और तीसरा पुलिस है। इसके बारे में हम इंडिविजुअली जो है स्टडी करेंगे, लेकिन इसको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि 4th पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।